जैसा कि हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने मेरे परिचय से आपको अवगत करा ही लिया है, मैं अधिक समय परिचय आदि पे देना नहीं चाहता। ये तय है, ये मैंने 30 किताबें लिखी है अलग अलग विषय पर, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहा। और एक बात मेरे मनोमस्तिष्क में आई असमानता को लेकर के। मध्य प्रदेश में आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं और समय समय पर इस विषय को उठाते भी रहे हैं। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में 561 देशी रियासतें थी और 561 देशी रियासतों के विलीनीकरण के समय बहुत कुछ बातों को देश हित को ताक में रखकर उस समय की आवश्यकता नहीं होगी, उसके कारण विलीनीकरण में समझौते किए गए। जैसे पृथ्वी पर देना, बैंकों पर उनका विशेषाधिकार होना, के सम्मान को देखते हुए उन्हें जीवन पर्यंत महलों और किलों में रहने का अधिकार दिया जाए। लेकिन बाद में राजवंशों ने उन सारे नियमों को ताक पर रखकर वहीं पर अपना वेतन अधिनियम लागू करके शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों को सरकारी वेतन के बराबर ही वेतन देने संबंधी बात है। आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी बात है। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी जो पूरा अंग्रेजों के टाइम में जो 12-14 घंटे की हुआ करती थी, उसको 12-14 घंटे कर दिया गया, उसको पुनः 8 घंटे करने की बात है। जो श्रम कानून कर्मचारियों के हित में थे, उन श्रम कानून को 3 सालों के लिए पहले निलंबित किया गया और बाद में नियमित रूप से रोक दिया गया है, उसको पूर्ववत लागू करने की बात है। आबादी के अनुपात में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने हेतु जातिगत जनगणना की बात है, जिसे हमने शुरू किया था। उसके बाद सम्मानित खड़गे साहब से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने बोला इसे हम कर्नाटक से उठाएंगे और उसको कांग्रेस का मुद्दा बनाया गया। ईबीसी अर्थात कांग्रेस पार्टी सत्ता में स्थापित हो, क्योंकि मात्र 17 वर्ष की उम्र से कांग्रेस के मंच पर मैंने योगदान दिया और उसके बाद 1989 से पॉलिटिकल प्लानर के रूप में भी भूमिका निभाई। ये प्रोफेशनल पॉलिटिकल कानून नहीं थी, क्योंकि मैं एक लेखक था, संपादक था, मुझे प्रोफेशनल रूप से काम करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरा एक लगाव था, मैंने काम किया, कई बड़े नेताओं ने इसका लाभ लिया और राजनीतिज्ञों ने मुझे गर्व होता है, हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए गर्व का विषय होगा कि मुझे उन्होंने सन 1995 में एक सार्वजनिक मंच में गुरुदेव के नाम से संबोधित किया। तब से मुझे गुरुदेव के नाम से जाना भी जाता है। सन 2015 में मैंने सम्माननीय मोतीलाल वोरा जी के कहने पर राजनीति के क्षेत्र में पूरा का पूरा योगदान, पूरा समय देने का निर्णय लिया और तब तक मैं सक्रिय राजनीति में सीधे तौर पर प्रवेश नहीं किया। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए विधानसभा व प्लानिंग तैयार किया कि 2018 में किस प्रकार से सरकार बने। हमारे सम्माननीय दीपक बाबरिया जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, उन्होंने बहुत अच्छा क्रियान्वयन करने का प्रयास किया। फिर भी 45 टिकटें गलत चली गई इस स्थान में। छत्तीसगढ़ में पीएल पुनिया जी ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, क्रियान्वयन 100% किया, वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। उसके बाद सन 2019 में लोकसभा चुनाव में परिणामों को देखते हुए ही मैंने देखा कि महिलाओं पर केंद्रित राजनीतिक पॉलिसी भाजपा द्वारा तय की जा रही है। इसलिए मैंने युवाओं पर केंद्रित राजनीतिक पॉलिसी बनाने के लिए सम्यक अभियान की शुरुआत नॉन पॉलिटिकल रूप से किया और 23 मार्च 2023 को मैंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद सम्माननीय कमलनाथ जी ने सम्यक यात्रा को, सम्यक अभियान को कांग्रेस पार्टी के बैनर से चलाने का निर्णय लिया। हमने उस अभियान की शुरुआत की, लेकिन यह बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि जिस तरह सम्माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सन 2018 में शिवराज सिंह चौहान का विकास रथ सड़क पर दौड़ने लगा था, तो उसे रोकने के लिए छिंदवाड़ा के सम्यक विकास को, सर्वांगीण विकास को मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर छिंदवाड़ा मॉडल नामक पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई थी और उस पुस्तक का विमोचन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी द्वारा किया गया, पूर्व मंत्री स्वर्गीय विजय पाटनी द्वारा किया गया और उसके विशेष कार्यक्रम में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अब राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने भी भाग लेते हुए छिंदवाड़ा मॉडल को सर्वांगीण विकास के लिए एक अनुकूल और अनुकरणीय मॉडल निरूपित किया। तब से उस समय भी दिग्विजय सिंह जी ने ये टिप्पणी की थी
ये कमलनाथ को हीरो बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। छिंदवाड़ा मॉडल प्रकाशित इसीलिए किया गया है, इसलिए उन्होंने उसमें रोक लगाने के बहुत प्रयास किए, फिर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इसका लाभ मिला। अब जब हमने सम्यक अभियान शुरू किया और इसके मुद्दों को कमलनाथ जी ने भी दोहराना शुरू कर दिया था और उनका मानना था कि इसको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने इसे मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया। एक कारण हो सकता है, एक सवाल बार बार उठता है कि दिग्विजय सिंह ने आखिर रोक क्यों लगाया। उनका कहना था कि ये राजा महाराजाओं के खिलाफ जो मुद्दा रखा गया है, इस मुद्दे को यदि सम्यक अभियान से हटा दिया जाता है तो हम सम्यक अभियान के मुद्दों को चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल कर देंगे। हमने चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ दिनों के लिए राजा महाराजाओं के मुद्दों को अलग भी किया, तो उसके बाद वे अड़ गए कि मुझे ही टारगेट करके अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि मेरे शासनकाल में पहली बार शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, संविदा कर्मी की नियुक्तियां हुई। मेरे ही शासनकाल में 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु को पहली बार 60 साल किया गया। मेरे ही शासनकाल में 28,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी निकाले गए थे और उन मुद्दों को इन्होंने सम्यक अभियान में शामिल किया है। ये बात अलग है कि बाद में शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हीं सारे नियमों, कानूनों को, उन्हीं प्रावधानों को और वही नियुक्ति प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखा, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने उसे अपने ऊपर लिया और उन सारे मुद्दों को इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल नहीं होने दिया। तो ये तो बात रही उस समय की। टिकट की बात आई, कमलनाथ जी के आसपास जब वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तब से ही उन्होंने अपने लोगों को उनके कार्यालय में पूरा घेरा बना दिया, वहां नियुक्त करवा दिया और बाद में अपने लोगों को उनके आदमी बना बनाकर भेजने लगे ताकि कमलनाथ जी उन्हें अपना मानकर उनके लिए टिकट मांगने लगे। और यह प्रक्रिया 2023 में बहुत जोर शोर से चली। 4 प्रकार के सर्वे हुए, कमलनाथ का सर्वे नाम दिया गया, लेकिन दरअसल वो कमलनाथ का सर्वे नहीं था। वो जो सर्वे करने वाले थे वो दिग्विजय सिंह के करीबी थे और तो और कमलनाथ जी के कार्यालय का लेखा जोखा रखने वाला भी व्यक्ति उन्हीं का था, आईटी सेक्टर का भी व्यक्ति उन्हीं का था। उन्होंने बहुत जबरदस्त गांधी भवन भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें जितेंद्र सिंह जी, भंवर जितेंद्र सिंह प्रभारी महासचिव भी थे, अजय माकन जी भी आए थे कुछ समय के लिए, मैंने स्पष्ट किया था कि जितेंद्र सिंह जी आपके द्वारा मंगाई गई प्लानिंग के अनुरूप मैंने प्लानिंग तैयार किया है। मध्य प्रदेश में 29 में से 14 सांसदों का जितना निश्चित है, लेकिन टिकटों का वितरण रिपोर्ट के अनुरूप किया जाए। तस्करों को टिकट न दिया जाए, केवल 2 नंबर की कमाई अर्जित करने वालों को टिकट न दी जाए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि टिकट का वितरण बिल्कुल गलत तरीके से किया गया। चुनाव जीतने योग्य नेताओं को दरकिनार करते हुए ऐसे नेताओं को टिकट दी गई जो नाम मात्र का चुनाव लड़ना चाहते थे और ये सिर्फ अपने आप में बलवान बन गए कि हमने अपने लोगों को टिकट दिला दिया। और इसमें पूरा का पूरा हस्तक्षेप दिग्विजय सिंह जी का रहा और दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार होने के नाते भंवर जितेंद्र सिंह जी ने वही काम किया जो दिग्विजय सिंह चाहते थे। सर, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए मध्य प्रदेश में जिससे कांग्रेस की स्थिति वहां पर? देखिए, नेतृत्व वहाँ इस स्तर का जाए जो सामंतशाही व्यवस्था से दूर हो। मध्य प्रदेश में किसी भी राजघराने के सदस्य को विधानसभा या लोकसभा के लिए आगे सदस्य के रूप में भी न लाया जाए और राजनीतिक पार्टी के भी लीड स्थिति में उसे न लाया जाए। आम कार्यकर्ता को सामने लाया जाए, उनके अनुरूप प्लानिंग बनाया जाए। जब कांग्रेस आम लोगों की बन जाएगी तो वो खास स्थिति में पहुंच जाएगी। सर, आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगे कि आप कमलनाथ ग्रुप के हैं, ऐसा कुछ है, इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल ही, सक्रिय राजनीति में ही 23 मार्च 2023 के बाद आया। उसके पहले मैं नॉन पॉलिटिकल अभियान चला रहा था। ये बात अलग है कि 2015 से मैंने पूर्णकालिक सेवा पार्टी के लिए इस आशय के साथ दिया कि गांधीवादी विचारधारा का हूँ, कांग्रेस की सत्ता बननी चाहिए, मैं ये चाहता था। मैं कमलनाथ जी के ना गुट का हूँ, ना उनका अनुयायी हूँ, ना मैं उनके लिए काम करता हूँ, बल्कि मेरा तो यह आरोप है कमलनाथ जी पर कि उनके कारण मेरे भविष्य पर विराम लगा, मेरी योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाई, सम्यक अभियान के मुद्दे मैनिफेस्टो में शामिल नहीं हो पाए। और वो इतने छोटे और नादान नहीं थे, वे दिग्विजय सिंह की बातों में क्यों आए?
जब दिग्विजय ने आज तक कई नेताओं को धोखा दिया था, पीछे ढकेला था, उनको ये पता होना था, ये था, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। दिग्विजय सिंह पर विश्वास करके कमलनाथ ने बहुत बड़ी गलती किया, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। सर, आपके जो मुद्दे हैं इनको आप हाईकमान तक लेके कैसे